अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। सबसे पहले हम अपना ट्विटर हैंडल आपको बता दें, आज जियो पाकिस्तान टीवी हमारा ट्विटर हैंडल है। कुछ भी कहना हो, कुछ दिखाना हो, कोई के बात करना चाहते हो या किसी राय का इजहार, आप हमें लिख के भेज सकते हैं। दिस इज आल्सो द इजीएस्ट, द क्विकेस्ट वे टू कीप इन टच विद अस, क्योंकि इंस्टेंटली हमें आपके मैसेजेस मिल भी जाते हैं, हम पढ़ भी लेते हैं, रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट वी वर शोइंग यू जस्ट नाउ, आपको पता है कि आज हम कश्मीर डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी दुनिया में जहां भी रहते हो वो इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। अब्दुल्ला, ये जो नगमा अभी चल रहा था बैकग्राउंड में, ये हम अरसे से, मतलब बचपन से ये सुन रहे हैं, एंड आई जस्ट गॉट अ लिटिल कंफ्यूज, इसलिए मैं जरा चेक भी कर लूं और आप लोग भी हमें बता सकते हैं। ये हमेशा कश्मीर से एसोसिएटेड था, हमेशा कश्मीर से एसोसिएटेड रहा है। और वैसे तो कश्मीर कॉज के लिए बहुत से नगमे लिखे गए, बनाए गए, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन ये मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, ये हम सुनते हुए बड़े भी हुए हैं। और जब आप इसे सुने तो आपको वो दर्द भी महसूस होता है जो कश्मीरियों के दिलों में है, और साथ साथ आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि वो कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। कश्मीरियों को उनका हक तो इससे कम कुछ नहीं। पूरी कौम आज अपने भाइयों के लिए यकजुबान है। भारतीय मजालिम की कोई हद नहीं और आलमी बिरादरी की मुसलसल चुप कश्मीरियों के मसले का हल नहीं। पाकिस्तान की पूरी कौम क़यादत यकजुबान होकर मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ में आवाज़ मिला रही है। ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि कश्मीरी भाई हमसे अलग नहीं है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने जिंदगी की तमाम हदें पार कर ली हैं और 8 जुलाई 2016 को 22 साला कमांडर बुरहान वानी की शहादत के बाद वादी में शदीद एहतजाजी लहर उठी, जिसके आगे बांधना काबिज फौज के लिए अब मुमकिन ना रहा। पुरतशद्दुद वाक़यात में हज़ारों ज़ख्मी और सैकड़ों बीनाई से महरूम हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में 70 साल से काबिज 7 लाख भारतीय फौज अब तक तकरीबन 1 लाख बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल कर चुकी है और भारतीय हुकूमत उन्हें हक़ खुद इरादियत देने से मुसलसल इनकार कर रही है। लेकिन अब ये मसला आलमी मंजरनामे पर अपनी जगह बना चुका है। मासूम कश्मीरियों पर मोदी सरकार के हद से बढ़ते मजालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा की चश्मकुशा रिपोर्ट्स के बाद बरतानवी पार्लियामेंट में भी एक रिपोर्ट पेश कर दी गई। तमाम पाकिस्तानी मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा यकजा होकर लड़ रहे हैं। आज नहीं तो कल आज़ादी मकबूजा कश्मीर के बासियों का मुकद्दर होगी। इसी पे बात करते हैं। अभी आप गुफ्तगू भी शॉर्ट में सुन रहे थे। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली, आपने वक्त दिया। अली अमीन साहब, आज पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहा है। हर साल ये दिन मनाया जाता है। यौम कश्मीर मनाने का मकसद दुनिया को यकीनन वाज़ेह पैगाम देना तो होता है कि कश्मीरियों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। आप बतौर वजीर उमूर कश्मीर ये देख रहे हैं कि दुनिया को हमारा पैगाम मौसर अंदाज में पहुंच रहा है? बिल्कुल जी, जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत आई है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने पहले ही खिताब में बात की कि हमारे दरवाजे खुले हैं भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए, लेकिन मसला कश्मीर पे पहले बात होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सीरियसनेस है हमारी गवर्नमेंट की कश्मीर मसले से। इसी तरह हमारे वज़ीर ख़ारजा ने जो पहली स्पीच की वहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में, वो भी आप देख सकते हैं कि पहली दफ़ा हमारे वज़ीर ख़ारजा ने जाके बाकायदा तौर पे भरपूर तरीके से कश्मीर की आवाम की मसला कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की आवाम की बात की। और अभी चूँकि हमें एक और भी कामयाबी हुई है, जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो एक रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने वादे तौर पे कहा है कि भारत जो है वो ज़बाना तशद्दुद कर रहा है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो इंशाल्लाह उसको लेके हम आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे जाकर हम लोग इंटरनेशनल जो ये वायलेशन कर रहा है भारत, हम ये भारत का जो ये एक चेहरा है भयानक, ये पूरी दुनिया के सामने शो करेंगे। और कश्मीर का जो केस है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में भरपूर तरीके से लड़ेंगे। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि वो वक्त करीब है कि जो कुर्बानियाँ कश्मीर की आवाम ने उनके बावजूद ने दी हैं आज़ादी के लिए, अपने बुनियादी हक़ के लिए, हक़ खुद इरादियत के लिए, इंशाअल्लाह वक्त करीब है कि उनको इसका सिला मिलने वाला है। और जो यौम यकजहती जो 5 फरवरी को मनाई जाती है, उसका मकसद यही है कि हम पूरी दुनिया को एक पैगाम दें। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम जो है वो इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर और सफारती तौर पर मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ है। अली अमीन साहब, ये भी बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत और उससे पहली हुकूमतों ने भी कश्मीर का मसला हर फोरम पर उठाया और भारत पर दबाव बढ़ता नज़र भी आ रहा है। आपकी नज़र में हम मसला कश्मीर का हल कितनी देर में देख सकेंगे? इंशाल्लाह जी, मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान की इंशाल्लाह इसी हुकूमत में
इंशाल्लाह मसला कश्मीर हल होगा। और जिस तरीके से आपने देखा कि भारत ने बार बार कोशिश की वहाँ पे जेल इलेक्शन कराने की, लेकिन फिर भी वहाँ पर कश्मीर की आवाम ने जिस तरीके से भरपूर एहतजाज किया और इनका कामयाब नहीं होने दिए इलेक्शन उनके, तो ये सबूत है कि जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर की आवाम डटी हुई है इस तहरीक के ऊपर। शुक्रिया आपका। अली अमीन गंडकपुर हमारे साथ मौजूद थे और लाखों लोग कुर्बानी दे चुके हैं इस मकसद के लिए, इस जद्दोजहद आज़ादी में। ये सफ़र यूं ही जारी है। अगर ये सफ़र रुकना होता या रुकने वाला होता तो बहुत पहले कहीं रुक जाता, लेकिन ये सफ़र ना रुकने वाला है, ना इसे रोका जा सकता है। बेशक। अच्छा जी, हम विल मूव ऑन टू लंदन नाउ। और आपको पता है कि यूके में हज़ारों लाखों कश्मीरी जो हैं वहाँ मकीन हैं। अब तो वहाँ के ही हो गए हैं, लेकिन दिल जो है उनका अभी भी कश्मीर के लिए धड़कता है। मुर्तज़ा अली शाह से हमने बात की, ब्यूरो चीफ बरतानिया में, उनसे हमने बात की और कुछ सवाल किए। उन्होंने क्या जवाब दिए ये भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन पहला सवाल जो मुर्तज़ा से हमने किया, यही उनसे पूछा कि बरतानिया में कश्मीरियों की बड़ी तादाद मुकीम है और इसीलिए वहाँ होने वाली कश्मीर कॉन्फ्रेंस की अहमियत ही कुछ और होती है। तो हमने ये भी पूछा कि हाउस ऑफ कॉमन्स में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शरीक रहा, और मुर्तज़ा ने हमें ये जवाब दिया। जी, बरतानिया में तकरीबन 1 मिलियन कश्मीरी ओरिजिन के लोग आबाद हैं और 1.5 मिलियन की कश्मीरी और पाकिस्तानी पॉपुलेशन है यहाँ पर, और उनका कश्मीर के हवाले से एक बहुत जज्बाती लगाव है। जो फॉरेन मिनिस्टर आए यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी, उनके साथ सारी पार्टीज़, मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM और दीगर चंद मजहबी जमातें, उनके भी जो डेलीगेशन है वो भी आया था। बहुत बड़ा ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेशन था। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो कमेटी रूम में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तकरीबन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद MPs हैं, लेबर, कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट, जिन्होंने शिरकत की। और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को सुना और उसके साथ साथ उन्होंने जितने सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद थे, शरी रहमान और जो दीगर सेनेटर्स थे, उन सब को उन्होंने सुना, जिसमें पूरी जो पाकिस्तानी लीडरशिप थी सारी पार्टीज़ की, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को ये बताया और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है कि कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिसी है वो यूनाइटेड है, उसमें किसी किस्म की कोई डिवीजन नहीं है। और जो कश्मीर में जो जारी जो भारतीय मज़ालिम है उसके हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम जो एक ही किस्म का दर्द रखती है और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे ये मुतालबा करती है कि भारत के ख़िलाफ़ जो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन हैं उनको सामने रखते हुए भारत को मजबूर किया जाए कि वो कश्मीरियों के ऊपर मज़ालिम बंद करे और कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन दे। ऑलराइट, मुर्तज़ा से हमने इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी एजेंडा भी जानने की कोशिश की और ये भी पूछा कि कॉन्फ्रेंस के बाद कोई मुतफ़िक़ा रेजोल्यूशन, कोई करारदाद सामने आई, तो उन्होंने हमें यूँ रिस्पॉन्ड किया। इसका मकसद बुनियादी यही था कि जो पार्लियामेंटेरियंस को इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए। और आपको याद होगा कि आज से चंद महीने पहले यहाँ पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट भी आई थी, जो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट थी, जिसमें जो बहुत पहली बार इंडिया पर शदीद अल्फाज में तनकीद की गई थी। और उस रिपोर्ट में भी ये सजेस्ट किया गया था कि इंडिया की तरफ से कश्मीरियों की नस्ल कुशी हो रही है और बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है। उस रिपोर्ट के हवाले से भी यहाँ पर जो शाह महमूद कुरैशी ने तारीफ़ की उन सारे MPs की, पार्लियामेंटेरियंस की, कि जिन्होंने इतना वो उन्होंने एक तकलीफ़ को समझा कश्मीरियों की और उस पर बात की। लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने आज जहाँ कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर यह बात सामने आई कि जो लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के उन्होंने पार्लियामेंट में एक टेबल जो एक मोशन है उसको उन्होंने सामने रखा है, जिसमें इंडिया के हवाले से एक नई करारदाद है जिसके ऊपर जो पार्लियामेंट है वो वोटिंग करेगी। और उसमें जो पाकिस्तान जो कश्मीर के हवाले से इंडिया को फिर उसकी जो ऑब्लिगेशंस है वो रिमाइंड कराई जाएंगी और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन उनकी मज़म्मत की जाएगी। ऑलराइट, देयर यू गो। बड़ा अच्छा डिटेल मुर्तज़ा ने हमें बताया और इससे मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि वहाँ कश्मीरी जो हैं बड़े ही यूनाइटेड हैं और बड़े प्रोएक्टिव हैं अपनी कॉज के लिए। बहुत प्रोएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा कैंपेन्स करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉबिंग करते हैं, विच इज़ ग्रेट टू सी। और होपफुली हम जल्द अपने कश्मीर में बसने वाले बहन भाइयों को एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह। और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आज एक दिन ऑब्जर्व करने का मकसद है कि इसकी इंपॉर्टेंस पे जोर दिया जाए, लेकिन साथ साथ हम वक्तन फवक्तन मसला कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में बसने वालों के मसाइल पर बात करते रहते हैं। कभी भी वो हमारे जहन से या हमारे दिल से नहीं निकलते। नॉट एट ऑल, नेवर। आपको पता है कि हम इस दिन का इंतजार नहीं करते, हम वैसे भी जिक्र करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। Although we have to move on now, और आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों इनको क्या हो गया, एकदम आके खड़े क्यों हो गए, क्योंकि आज हम बहुत ही एक स्पेशल ट्रिब्यूट भी देने लगे हैं। आपको जल्दी से बताएं कि आज हम खराज अकीदत पेश करेंगे
ऐसे मौसीकार को जिसे कौमी तराने की धुन बनाने का एजाज़ हासिल है। जनाब, हम बात कर रहे हैं मौसीकार अहमद गुलाम अली छागला की, जिनकी आज 66वीं बरसी है। अहमद गुलाम अली छागला सिर्फ मौसीकार ही नहीं, कई किताबों के मुसन्निफ भी थे, मगर आज उनका नाम कौमी तराने की वजह से जिंदा है। जनाब, अच्छा, ये एक जनरल नॉलेज का सवाल है, बहुत कम लोगों को ये इदराक है या ये पता है कि हमारे कौमी तराने को लिखा किसने है। ये तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन कॉम्पोजिशन किसकी थी ये बहुत कम लोगों को पता है। एंड हम वही कहते हैं ना, थिंग्स दैट यू गेट टू नो ऑन जियो पाकिस्तान। एंड बिलीव अस, जब शायद आपको गलती से ये लगता हो कि हमें सब कुछ पता होता है, हमें भी बहुत कुछ नहीं पता होता, लेकिन हमारी टीम जो है ना माशाल्लाह बड़ी होशियार है, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वो भी हमें बता देते होते हैं कि आज क्या हो रहा है और क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। सो वी हैव बिग सपोर्ट बिहाइंड अस। लेकिन थोड़ी सी हम हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दे दें अहमद गुलाम अली छागला साहब की। आपको बताएं कि मई 1902, सोचें जरा, 1902 में कराची में वो पैदा हुए और 1950 में कौमी तराना कमेटी ने अहमद गुलाम अली को मौसीकी को बतौर कौमी तराने की धुन के मंजूर किया और ये धुन पहली बार शाह ईरान के दौरा पाकिस्तान पर बजाई गई। और पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन के लिए अहमद गुलाम अली छागला ने 21 मुख्तलिफ साजों से 38 साज तख्लीक किए। और इंटरेस्टिंग ट्रिविया है कितना, मतलब 21 इंस्ट्रूमेंट्स थे। एंड पीपल हु अंडरस्टैंड म्यूजिक, उनको तो बड़ी अच्छी तरह बड़ा, और उससे भी उन्होंने कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट किए थे। आप जब सुनते हैं तो वो ऑर्केस्ट्रा उस जमाने के लिहाज से इट्स अनरियल, इट्स सो रिच। और अब भी मुझे लगता है कि हमारा कौमी तराना दुनिया का बेहतरीन कौमी तराना, एब्सोल्युटली बेस्ट। मैं तो कहती हूँ कंपटीशन करा लें तो पता भी चल जाएगा। कुछ और भी ट्रिविया हमारे पास है। 80 सेकंड्स का आपको पता है कि उस वक्त था, 38 साजों का तो आपने बता दिया, 80 सेकंड्स का था। और इस धुन के लिए उन्होंने पाक बहरिया के बैंड की मदद हासिल की। कहीं ना कहीं तो बजाना था ना, तो सोचे जरा उनको बैंड भी किस तरह मौसूल हुआ। एंड दिस इज हाउ इट केम इनटू बी। अच्छा, बहुत से लोग हमें लिख रहे हैं और आप भी हमारी तरह कामों पे हैं। आई लाइक that now we are not feeling so alone anymore। अभी एक और मामला जो सोशल मीडिया पे भी खासा डिस्कस हो रहा है, उसकी बात मामला भी, मसले भी, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि कभी कभार इंटरक्रॉसी हो जाते हैं। लेकिन आपको बता हम क्या रहे हैं आज, आपको बताएं कि हज हो या गैस, खाद की कीमत या बसों के किराए, हुकूमत ने हर जगह सब्सिडी ख़त्म कर दी है और बज़ाहिर मुश्किल माशी हालात में बोझ आवाम पर ही डाला जा रहा है। हुकूमत खुद कुछ करने पर तैयार नहीं लगता, एटलीस्ट बज़ाहिर यही है। गुज़िश्ता दिनों हज पर सब्सिडी ख़त्म करने के हुकूमती फ़ैसले पर बहुत ले दे हुई, मगर हुकूमत ने साफ कह दिया कि जिसकी इस्तिताअत हो वो हज करे, हुकूमत कोई रिलीफ नहीं देगी। ज़कात दो इबादात हैं जो उन पर फ़र्ज़ हैं जो इस्तिताअत रखते हों। आप ये कहिए कि 4 अरब 36 करोड़ हुकूमत ने देने, हुकूमत कहाँ से देगी? ज़ाहिर आप तालीम के बजट से उठाएंगे, आप एजुकेशन के बजट से उठाएंगे, आप लोगों की गरीब किसी की जेब काटेंगे, BISP से उठाएंगे, यहीं से आप पैसे लेंगे और हज पे देंगे। तो क्या ये मुनासिब होगा कि हम जो गरीब तरीन लोग हैं उनको मिलने वाला पैसा उठा के हम उसके ऊपर दे दें कि जो कि हज करने जा रहे हैं? चलें, हज तो साहिब इस्तिताअत पर ही फ़र्ज है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी आवाम की इस्तिताअत बढ़ाना भी है। ये नुक्ता आम है। हुकूमत सब्सिडी बेशक ना दे, लेकिन फिर दीगर अखराजात कम करे। और हज तो गरीबों पर फ़र्ज नहीं, लेकिन गैस तो हर अमीर गरीब इस्तेमाल करता है, उसका क्या? उस पर भी रियायत वापस लेने के इशारे मिल रहे हैं। ये कभी बताया गया है कि हम महंगी गैस लेके सस्ती गैस बेच रहे हैं? ये भी सोचना पड़ेगा। और ये रिलीफ या ये सब्सिडीज़ कितना अरसा हुकूमतें बर्दाश्त करती रहेंगी और लोगों को रिलीफ और सब्सिडी देती रहेंगी? और यही वजह है कि तमाम अदारे माली खसारे का शिकार हैं, जिसमें यकीनन मिसमैनेजमेंट भी थी। और इससे ज़्यादा तकलीफ से बात यह है कि आवाम पर बोझ डालने के बाद भी मईशत की हालत बेहतर नहीं बल्कि अबतर हुई है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में कर्ज रेटिंग B से कम करके B- कर दी है। एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के बजट और बैरूनी शोबों में बेहतरी के फौरी इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं। माशी तरक्की में सुस्त रवि और ज़र मुबादला की किल्लत बैरूनी सूरत हाल की मुश्किलात राज
असरदार रहेंगी, एटलीस्ट ये पेशगोइयां हो रही हैं। साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा ओवरऑल तज्जिया लेते हैं मौजूदा माशी सूरत हाल पर। शुक्रिया डॉक्टर शाह। आप बताइएगा, सबसे पहले तो हज पर सब्सिडी खत्म हो गई और उसकी मंतक और लॉजिक ये थी कि साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, ठीक है, लेकिन फिर गैस पर सब्सिडी खत्म करने की बात है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि हुकूमत की पॉलिसी है कि माशी मुश्किलात का बोझ बराह रास्त आवाम पर डाल दिया जाए। आप इस पॉलिसी से मुत्तफिक हैं या कहीं कोई बीच की राह निकालनी चाहिए? अगर आपके पास ये चॉइस है कि यहाँ आप सब्सिडी दे दें बिजली पे या आप फिर हेल्थ की सब्सिडी ख़त्म कर दें, क्योंकि दोनों को आप लेके आगे नहीं चल सकते क्योंकि आपकी आमदन से ये चीज़ें बाहर होगी। सो ये बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं और बड़े जज्बाती फ़ैसले हैं जो करने पड़ते हैं, और मेरा ख्याल है कि एक अच्छी हुकूमत की निशानी ये है कि वो मुश्किल फ़ैसले जो है वो कर सकते हैं। और हमें आई थिंक डिबेट इस चीज़ पे करनी चाहिए कि किस चीज़ को काटा जाए ताकि ये मालियाती खसारा जो है ये काबू में आए और इंटरनेशनली हमारी जो रेटिंग है वो बेहतर हो ताकि हमारी इकॉनमी चल सके। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली अवाम, पाकिस्तान के अवाम ही इस मुल्क को चलाते हैं। अच्छी चीज़ हो तो अवाम को फ़ायदा मिलेगा, अगर ख़राब चीज़ होगी तो अवाम को नुकसान होगा, और अल्टीमेटली बोझ जो है वो सारा अवाम पे ही पड़ता है, क्योंकि आप इधर उधर से मांग तो सकते हैं लेकिन आ जाएगा कि कोई आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए आपको ये इस्लाहात करने की बहुत अशद ज़रूरत है। बड़ा अच्छा डिटेल आपने जवाब दिया डॉक्टर सलमान शाह साहब। आपकी नज़र में कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहां सब्सिडी ख़त्म या कम करके ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? सबसे पहले तो मेरा ख्याल बिजली के निज़ाम को आपको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पे चोरी जो है वो ख़त्म हो, इनएफिशिएंसी ख़त्म हो और उसकी फिर सब्सिडी आप ख़त्म कर सकें। सो वो तो एक नंबर 1 चीज़ है। दूसरी जो है ये सफ़ेद हाथी हैं। पाकिस्तान में हमने बेशुमार सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं और आप रोज़ाना ख़बरों में सुनते रहते हैं कि कभी इतने अरब PIA को दे दिए, इतने अरब स्टील मिल को दे दिए, इतने अरब किसी और स्टेट और एंटरप्राइज़ को चलाने के लिए दे दिए। तो ये जो सब्सिडीज़ हैं इसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता, ये चंद लोगों को इसका फ़ायदा होता है, और ये जो अदारे हैं ये एक किस्म का बजट को चूसते चले जा रहे हैं और आवाम को चूस रहे हैं। सो इनकी सब्सिडीज़ इनको डिस्पोज ऑफ करना, ठीक करना और इनकी सब्सिडीज खत्म करना 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा शाह साहब, आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई थी रिमेंबर, और क्या लगता है आपको माशी हालात हुकूमत के कंट्रोल में बज़ाहिर आते हैं या अभी मज़ीद वक्त लगेगा या मज़ीद मेहनत करना होगी? हाउ डू यू फोरसी इट? इतने बड़े खसारों में जब कौम आती है तो बड़ी मेजर आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ती हैं, आपको तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, आपको बेहतरी लानी पड़ती है जो बड़ी तकलीफ़ दे होती है। सो आई थिंक कि इस दौरान में लोगों को परेशानी भी बहुत होती है और ऐसे लगता है कि हर चीज़ जो है वो बिगड़ गई है और अब उसको ठीक करने में बहुत मुश्किल आएगी। सो आई थिंक कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बेशुमार एक्सटर्नल सपोर्ट हासिल की है ताकि अदायगियों का जो क्राइसिस है उससे बचा जाए। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही है कि जो रिफॉर्म्स हमने इदारों में करनी है, FBR में करनी है, बिजली के महकमों में करनी है, एंटरप्राइजेज़ में करनी है, उस पर काम हो रहा है और बेहतर हो सकता है, इससे और बेहतर हो सकता है। लेकिन क्योंकि नीयत बड़ी अच्छी है और डायरेक्शन अच्छी है तो वो आई थिंक काम भी होना शुरू हो जाएगा। चलें, होपफुली नीयत अच्छी है तो नताइज भी अच्छे निकले। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, मूविंग ऑन, को बताना क्या है? ब्रेक में हम बड़ी कैलकुलेशन कर रहे थे कि क्या हिसाब किताब बनता है। पहले बताएंगे ना हिसाब किताब, तो फिर आपके साथ मिलकर कैलकुलेशन दोबारा करेंगे। गिलगित में ट्रॉफी हंटिंग का सिलसिला जारी है जिसमें शिकारी भारी फीस देकर शिकार करते हैं और हासिल होने वाली रकम से इन जानवरों और मकामी आबादी की तरक्की के लिए भी काम किया जाता है। बट वो सब कुछ साइड पर रख दें। अब एक और अमरीकी ने गिलगित में मारखोर का शिकार किया है जिसके लिए उस अमरीकी ने $1,10,000 दिए। हाँ, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए
पाकिस्तानी बनते हैं। ट्रॉफी हंटिंग सीजन में ये एक रिकॉर्ड है। इससे कबल 21 जनवरी को अमरीकी शहरी ने $1,05,000 देकर अस्तोर में मारखोर का शिकार किया था। रवा साल के ट्रॉफी हंटिंग सीजन में मुख्तलिफ इकसाम के 50 जानवरों का शिकार किया जा चुका है। ये तादाद थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? मुझे पहले ये बताओ, ये मारखोर तो जिंदा लग रहा है। नहीं हुमा, वो मारखोर जिंदा नहीं है, वो शिकार करके उसका फिर ये मारने से पहले नहीं होगी? नहीं, मारने के बाद की तस्वीर है ऑब्वियसली। कम ऑन, आई एम सो नॉट अ शिकारी। आई हैव नो आइडिया कि ये क्या होता है। हंसी आ रही है आपको? मुझे क्योंकि एंड जब हम इन हो रहे होते हैं ना, तो अब्दुल्ला आप क्या बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या बात करूं। देखिए, उसमें 90% बातें तो हम आपके साथ भी कर जाते हैं। कुछ नहीं कर, 10% हमने खींच के रखा हुआ है। एनीवे, दिस शो इज आल्सो पैक्ड। और हमने आपको जो शुरू में बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो हमने आपको देनी है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या थी, थोड़ा सा बताओ। इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको पता है हम गिरद कितने वाकयात सुनते हैं कि किसी को अचानक से कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसी वक्त उस शख्स की जान चली गई, बचाने का टाइम ही नहीं मिला। तो खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो आप अगर वहां मौजूद हैं तो फर्स्ट हैंड आप क्या मदद कर सकते हैं उस इंसान की। अगर आपको महसूस हो रहा है कि उसको कार्डियक अरेस्ट है, उसकी क्या अलामात हैं और उसके बाद फौरी तौर पर आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ये हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे इस घंटे में, बल्कि अगले कुछ मिनटों में। लेकिन अभी लिहाजा आपने बैठे रहना हमारे साथ। मेरा ख्याल है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन और हम आपको एक बहुत ही क्यूट चीज दिखाना चाहते हैं। इंसान तो इंसान होता है, लेकिन जानवर जितना दर्द रखते हैं, इसकी वैसे तो मिसालें मिलती रहती हैं, पर्टिकुलरली कुत्ता, व्हिच इज द मैन्स बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, जानवरों में जी सबसे ज्यादा कुत्ता वफादार होता है और इंसान का पक्का दोस्त भी होता है। ये बात तो ऑब्वियसली जानी मानी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि एक कुत्ता वेटरनरी हॉस्पिटल में अपने साथियों की देखभाल करता हो। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नर्स कर रहा है दीगर कुत्तों को वो। हाँ जी, और आजकल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई हुई, इसी की बात कर रहे थे कि वेटरनरी हॉस्पिटल में एक नर्स का काम जो है ना, ये डॉगी कर रहा है। तसल्ली देता है। ऑब्वियसली अब कुत्ते को ज्यादा तो इंसान की जबान समझ नहीं आएगी, कुछ बेसिक्स तो समझ लेगा, लेकिन वो अपनी जबान में, अपने एहसासात में समझाता है कि तसल्ली रखो, कोई घबराने की बात नहीं है, ये इलाज की जगह है, यहाँ पे कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं सैड सी होगी तस्वीर को देख के। पता नहीं, डॉगी को ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए, बट या अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक और अहम मामला, पीटीआई के कई रहनुमा मुखालिफिन को जेल भेजने की बातें करते रहते हैं। इसमें ताज़ा इजाफा हुआ है अमूर कश्मीर के वफाकी वजीर अली अमीर गंडापुर का। मौलाना फजलुर रहमान को इंतखाबी शिकस्त देने वाले गंडापुर साहब कहते हैं कि बहुत जल्द मौलाना साहब को जेल भेज देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि मौलाना फजलुर रहमान पर मुकदमा क्या है। वफाकी वजीर का दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीर कमेटी का फंड खाया है। और आपको ये भी बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान पहले रहनुमा नहीं जिनके बारे में ये बात की गई हो। हुकूमती वुज़रा इससे पहले भी अपने अपने नापसंदीदा रहनुमाओं के गिरफ्तार होने की पेशगोइयाँ करते रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बहुत सी पेशगोइयाँ सच भी साबित हो जाती हैं, जिसके बाद अपोजिशन को ये इल्ज़ाम दोहराने का मौका मिल जाता है कि एहतसाब के नाम हुकूमत इंतकाम ले रही है। और कर लेते हैं आम इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त देने वाले पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। गंडापुर साहब, शुक्रिया, आपने इंतजार किया। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान जेल जाने वाले हैं, क्योंकि आमतौर पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऐसे दावे पूरे हो जाते हैं। ये क्रेडिट तो हम पीटीआई को जरूर देंगे, लेकिन मौलाना साहब के खिलाफ कोई ऐसा खास केस है नहीं, उन्हें किस तरह गिरफ्तार किया जा सकता है? मौलाना फजल रहमान के ऊपर बेशुमार केस हैं, जिनमें एक केस ये है कि जब मौलाना फजल रहमान की पार्टी की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस वक्त पाक आर्मी को शोधा के लिए एक ज़मीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अलाट की गई थी, और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद और उनके भाई ने और अकरम दुरानी जो उस वक्त वज़ीर आला था, इन तीनों ने हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वो अपने नाम पे उसमें से इंतकाल करवाई है, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी है जो उन्होंने की है, और इसका केस ऑलरेडी नैब में चल रहा है। इंशाअल्लाह जिसने भी इस तरह की करप्शन की है इस मुल्क के अंदर, उनका एहसाब होगा। और मौलाना फजल रहमान साहब का जो मैंने कहा कि वो जेल जाएंगे, उसकी वजह यह है कि एक तो मौलाना फजल रहमान साहब के पास कोई मनी ट्रेल नहीं, वो कहते हैं कि उनका कोई कारोबार भी नहीं है। जब उनके कागजात देखें, आप गोशवारे देखें इलेक्शन कमीशन में जो जमा है, उसमें उनकी जो ज़रिया आमदन है वो भी नहीं है। और साथ साथ जब इनके वालिद साहब मुफ्ती महमूद साहब जब आए थे और डी खान में उनके घर के ऊपर गेट तक नहीं था, दरवाज़ा भी नहीं था, एक चादर लगी हुई थी अपने गांव के घर में। आज मौलाना साहब के सिर्फ डी खान के अंदर एक ना ख़त्म होने वाले
बेंगलोज बने हुए हैं। इसके अलावा जो और प्रॉपर्टीज इनकी हैं उनके नाम पे नहीं है, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो किस तरह के अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका एक भाई है ज़ियाउर रहमान साहब, जो कि TNT का मुलाजिम था, और TNT का मुलाजिम होने के बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर लगा दिया गया, क्योंकि मौलाना साहब हर हुकूमत की ज़रूरत बन जाते हैं। वो जो है हर वक्त हर हुकूमत की साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं, और क्योंकि ये सारी हुकूमतें जो गुजरी हैं अब तक वो खुद ही चोर थी, डाकू थे, वो लोग खुद भी करप्शन करने पैसा लूटने आए हुए थे आवाम का, तो वो फिर इस तरह के इकदाम कर लेते थे आउट ऑफ नो वे। जाकर मौलाना फजल रहमान साहब के भाई को उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लगा दिया, उसके बाद उनको अगवान माजीन का कमिश्नर लगा दिया, और उसमें भी मौलाना फजल रहमान साहब के भाई के ऊपर केसेस हैं जो कि नैब में गए हुए हैं। इसमें उन्होंने किया ये कि अगवान माजरीन जहाँ पे थे ही नहीं, वहाँ पर करोड़ रुपए के फंड शो किए कि जो उन्होंने लगाए हैं, और मौके पे वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद उस टाइम में एक 16, 17 और 18 ग्रेड की पोस्ट आ गई वहाँ पर, और मज़े की बात यह है कि वो सारी पोस्टें के लिए पूरे पाकिस्तान में कोई लोग एलिजिबल नहीं थे, और सिर्फ मौलाना फजल रहमान के अपने गाँव के लोग, मौलाना फजल रहमान के भाई जो ज़ियाउर रहमान साहब हैं उनके जो ससुराल है उस गाँव के लोग, और जो उस कमेटी में 3-4 और अफसरान थे उनके महलों के ही एलिजिबल साबित हुए, और उनको इलीगल तरीके से तकरीबन अराउंड 30 पोस्ट जो हैं वो इलीगल तरीके से इन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं। चलिए, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान असेंबली में नहीं है। अली अमीन साहब, फिर भी तहरीक इंसाफ हुकूमत उन्हें एक खतरा क्यों समझती है, इसकी क्या वजह है? मौलाना फजल रहमान साहब असेंबली में तो शुक्र है नहीं है। मैंने इमरान खान साहब से वादा किया था, आपके मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड है, 2016 में, और मीडिया पे मैंने बोला था कि इंशाअल्लाह अगली जब हुकूमत होगी जिसमें इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे, उससे मौलाना फजल रहमान असेंबली का हिस्सा नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने और डी खान की आवाम ने मेरा ये वादा पूरा कराया। और जहाँ तक आप कह रहे हैं ख़तरा, हम नहीं समझते उनको। मौलाना फजल रहमान साहब दीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं, और वो दीन का नाम इस्तेमाल करके हमेशा कोई ना कोई ऐसे हथकंडे इस्तेमाल, ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं जिससे वो आवाम को बदरा करते हैं। लेकिन वो हथकंडे इनके अब नहीं चलने वाले, आवाम उनको पहचान चुकी है। उसका बड़ा सबूत ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब अपने हल्के में, जो आबाई हल्का है उनका, ज़मानत ज़ब्त हो चुकी है। अच्छा, लास्टली अमीन साहब, तहरीक इंसाफ के सभी मुखालिफिन मुकदमात में फंसे नजर आते हैं और अपोजिशन सख्त दबाव में, लेकिन तहरीक इंसाफ ने सर अपना भी कोई काम है, हुकूमत भी चलानी है। मौलाना फजल रहमान समेत दीगर मुखालिफिन से मुफाहमत की कोई सूरत निकल सकती है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियर कि उन्होंने अगर सर शुरू की थी तो इसलिए नहीं की थी वो वज़ीर आज़म बनेंगे। उनका एक ख्वाब है पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि वो पाकिस्तानी कौम को अपने पाँव पे खड़ा करें, पाकिस्तान को वो मकाम दिलाएं जिसके लिए हमारे आबा-ओ-अजदाद ने कुर्बानियाँ की हैं। और ये जो इनका ये ख्याल है कि हम अपनी हुकूमत बचाने के लिए मुफाहमत करेंगे और इनकी ये जो इन्होंने करप्शन की है इसके ऊपर आंखें बंद कर लेंगे, तो ये सिर्फ इनका ख्वाब है। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जिसने भी लूट मार की है उसको सज़ा होगी। और हमारा जो मकसद है, जिस तरह इमरान खान साहब हमेशा से कह रहे हैं कि वो हुकूमत में आना नहीं है, क्योंकि हमारा ज़ाती मफाद नहीं है इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ एक्सप्लेन भी कर दिया, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि एक्चुअली आगे होगा क्या। लेट्स सी कि अली अमीन साहब अपने जो मकसद है अपेरेंटली जेल भेजने का मौलाना साहब को, उसमें कब तक और किस तरह और क्या कामयाब होते हैं। लेट अस मूव ऑन, वी आर नॉट स्पेक्युलेटिंग। ऑलराइट जी, वी आर हियर, और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कुछ बेसिक लाइफ सेविंग टेक्निक्स बताएंगे जो आप इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों या फिर एट टाइम्स यू नो अननोन लोग होते हैं जो आप देख रहे होते हैं इमरजेंसी सूरत हाल का शिकार हैं, और उनकी जिंदगी आपके एक छोटे से कैन आई ऐड हियर कि अक्सर पाकिस्तान में ये होता है जब आप एम्बुलेंस बुलाएं या फिर खुद आप अपने पेशेंट को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो एटलीस्ट कोई 20-30 मिनट का फर्क आ जाता है। एंड डॉक्टर साहब हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने हमें बताया कि वो मोमेंट जो होता है ना, वही टाइम जो होता है वो लाइफ सेविंग हो जाता है। हाशमी इज विद अस। इब्राहिम, सबसे पहले तो ये बताइए, हम अभी ये बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल पर ये बेसिक टेक्निक सिखाई जाती है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो हम कैसे सीखें? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो BLS है। तो BLS है क्या? BLS इज़ बेसिक लाइफ सपोर्ट। देयर आर फ्यू थिंग्स, एक 3-4 चीज़ें जो हमें ज़रूरी है रहने के लिए। वो है दिल की धड़कन, जो हार्ट बीट है हमारा,
पहले जो दूसरा जो हमारा सांस है, ब्रीदिंग, और दूसरा हमारा सर्कुलेशन, जो हमारा खून जो हमारे जिस्म में, खून की गर्दिश है। एग्जैक्टली इन चीज़ों के बगैर हम रह नहीं सकते। और जैसे आप पहले कह रही थी, अमेरिका में जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई है, मैं पहले EMT था। EMT क्या होता है? एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। और हमारा काम है एम्बुलेंस के पीछे में बैठना, और बिल्कुल जहाँ पे वो साइट ऑफ एन इंसिडेंट, जहाँ पे या कोई का घर या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, वहाँ पे हम पहुँचते हैं और वहाँ पे उसी वक्त हम इलाज करना शुरू करते हैं। यानी कि एम्बुलेंस के साथ आप एज एन असिस्टेंस गए और वहां पे पहुंचते ही आपने इलाज करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। एम्बुलेंस सिर्फ एक कोरियर नहीं होती कि फ्रॉम A to B आपको लेके जा रही है, उसी में स्टार्ट हो गया है सारा काम। तो आज आप डेमोन्स्ट्रेशन भी करने लगे हैं CPR की। ये बताएं कि CPR किन सिचुएशंस में आप कर सकते हैं और किन में नहीं कर सकते? जी, CPR सिचुएशंस में करते हैं जब कोई आदमी अगर बेहोश हो। अच्छा। मैं डेमोन्स्ट्रेशन बस शुरू करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले ये बता दें, बस बेहोश हो, वो बेहोशी गर्मी की वजह से भी हो सकती हाँ, है। ये कैसे पता लगेगा कि कार्डियक अरेस्ट है? जी, हम पल्स चेक करेंगे। अच्छा, पल्स चेक करेंगे जी, और मैं आपको सिखाऊंगा पल्स कैसे चेक करते हैं और कहाँ पे चेक करते हैं और कितनी देर के लिए चेक करते हैं। हम बस डेमोन्स्ट्रेशन हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने बड़े गौर से देखना है और ये हमने बड़ा रिक्वेस्ट करके ने बुलाया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कीप टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं। ओके, स्टार्ट। अच्छा जी, अब हम किधर हैं? हम अच्छा उधर ही होंगे। ऑलराइट, जबरदस्त। तो ये हमारा डमी है, ठीक है। तो इनके 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में बात करें, जो हमने पहले बोला था। पहले एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशंस, ABCs कहते हैं। और अगर इसके बारे में थोड़ा और बात करें, एयरवे जो हमारा जो सांस की जो नाली है उसका ख्याल रखना, ब्रीदिंग जो हमारा सांस है, और सर्कुलेशन जो कह रहे थे हमारा जो खून जो हमारा गर्दिश है। एग्जैक्टली। तो अगर आप सोचें, अगर कोई बेहोश आदमी अगर हमने कोई देखा, या घर पे हो या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे अगर हमने कोई देखा, तो पहले हम जाके देखेंगे अगर कोई खास कोई बड़ी चोट लगी है, अगर कोई उसकी कोई तो पहले उसकी गर्दन हम संभालेंगे। एयरवे देखेंगे, हमने उनकी एयरवे देखना, सांस की नाली तो ब्लॉक नहीं है कहीं। एग्जैक्टली। और हमें क्या देखेंगे, क्या अगर कोई पत्थर नीचे हो या कोई तकिया नीचे हो, हमें वो चीज निकालना है और गर्दन संभाल के सही से रखना है, यानी कि स्ट्रेट लिटाना है। कोई तकिया और या कोई भी नीचे चीज, है थोड़ा सा। एग्जैक्टली। तकिया या पत्थर या कोई भी सपोर्ट गर्दन के नीचे। सबसे पहले यही करते हैं ना भाई, तकिया दे दो नीचे लिटाने के लिए, कुछ भी नहीं रखना, स्ट्रेट लिटा देना। और इसकी वजह यही है, हमें सांस की नाली पूरा सीधा खुला हुआ छोड़ना है, ठीक है। और अब ये जो CPR है, जो कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, इसके 2 बड़े प्रिंसिपल्स हैं। पहले जो कंप्रेशंस जो हम हाथ लगाते दिल को रीस्टार्ट करने के लिए, और दूसरा जो हमारा आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है, उसकी क्या वजूहत है, हम अपने सांस इस आदमी के अंदर डालेंगे ताकि उसके फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन आ जाए, वापस आ जाए, ताकि इनका दिल रीस्टार्ट हो जाए। और इससे क्या होगा, इसका दिल रीस्टार्ट होगा, और एटलीस्ट जब तक वो अस्पताल पहुंचे उसकी आप ब्रेन में ऑक्सीजन होगी या ब्लड होगा, ताकि इसके बाद भी जिंदा रहे। अच्छा, ये सारी चीजें जो आप देख रहे होते हैं ना, हमने मूवीज वगैरह में भी CPR होते हुए देखा है, और ऑब्वियसली इधर तो लाइव हम एक्शन नहीं देख सकते, उसका एक मकसद होता है। और ये जो अपने हाथ पे इसका बनाया था, व्हाट यू आर प्रेसिंग, वेयर यू आर डूइंग इट, ये आप बता, अब हाथ कैसे बनाना है? श्योर। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो हम ऐसे करते हैं, पहले मैं एक दफे करूंगा, एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, फिर आप मेरे साथ ऐसे साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। तो हम ये कैसे करना है, हमें ये स्विफ्टली करना है, हमें पेशेंट की प्राइवेसी रखना है, और हमें जल्दी से क्विकली करना है, ठीक है। तो पहले हम इस पेशेंट के पहुंचे, सोचे हमने देखा कोई बेहोश इंसान है, पहले हम जाके देखेंगे क्या है उसकी बेहोशी का आलम क्या है। तो ऐसे पूछे, अंकल मेरी आवाज आ रही है? कोई आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम पल्स चेक करेंगे 5 सेकंड के लिए। हम पल्स क्या होता है, इसकी गर्दन पे, इसके कान के नीचे एक रग होती है, कैरोटिड आर्टरी। सही जगह पे हूं मैं? बिल्कुल सही जगह पे। और 5 से 10 सेकंड हम चेक करेंगे और देखेंगे अगर कुछ महसूस हो रहा है, कुछ महसूस नहीं हो रहा है, इस वक्त पे हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, या ईदी एम्बुलेंस या अमन एम्बुलेंस। और जो ये CPR है, ये एक्चुअली ट्रेनिंग लोग ने शुरू किया है अमन फाउंडेशन में। अमन फाउंडेशन पे चल रहे खान भी, वो भी BLS ट्रेनिंग वो भी करवा रहे हैं। लेकिन ये हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, ये सारे या बच्चे या स्कूल में इन चीज़ें अगर हम सिखाएंगे, काफी इंसान लोगों की जिंदगी बच सकती है। अच्छा, हमने पल्स चेक कर लिया, हमें पल्स महसूस होनी चाहिए, नहीं हो रही है? अगर पल्स महसूस नहीं हुआ तो उसका मतलब कार्डियक अरेस्ट हो रहा हो सकता है, ठीक है, दिल बंद हो रहा हो सकता है। एग्जैक्टली। तो फिर हमें कंप्रेशन शुरू करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हमारा सीधा हाथ लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, जरा हाथ पे आइएगा प्लीज। सबसे पहले
हाँ। मैंने सीधा हाथ किया, ठीक है। सीधी हाथ की जो नीचे की जो हड्डी है, हाँ। वो इसके जिस्म पे मिलाएंगे, जहाँ पे इनकी जिस्म पे जो हड्डी है, ठीक है, ठीक है। उंगली सीने के ऊपर जो आपको रिब्स या चेस्ट के ऊपर जो हड्डी महसूस हो रही है, सीधा हाथ आप वहां सीधे हाथ की यानी कि हथेली को बेसिकली यहाँ पे एग्जैक्टली। फिर हम उल्टा हाथ ऐसे कंप्रेस करके ऐसे लगाएंगे, एल्बोज लॉक करेंगे और फिर हम कहाँ से धक्का देंगे, हमारे शोल्डर से। अच्छा। और इसकी रफ्तार क्या है, 30 दफे करना है और फिर 2 सांस देते हैं और हर मिनट में हमें 100 कंप्रेशन करना जरूरी है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, 30 तक गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30। अच्छा, और इसका एक और जो प्रिंसिपल, हमें 5 से 6 सेंटीमीटर डीप करना है। ऐसा नहीं हमने बस लाइटली किया, 5 से 6 सेंटीमीटर डीप करना जरूरी है। फॉर्मली करना है, डरना नहीं है कि आप एक्चुअली यू आर असिस्टिंग। अच्छा, मैं जरा ट्राई कर लूं। इसके बाद एक्चुअली एक और ये अभी जो इसका दूसरा प्रिंसिपल, एयरवे देना, ठीक है। तो माउथ टू माउथ रिससिटेशन देंगे, हाँ, वो अपने हवा से। हाँ। इस आदमी के अंदर हम हवा ऑक्सीजन भरवाएंगे, ठीक है। और इसकी कैसे, क्या टेक्निक है, जल्दी से बताइएगा। तो हम कैसे करते हैं, इनकी चिन ऊपर करते हैं, इनकी नाक बंद करते हैं और इनका मुंह खोलते हैं और फिर 2 गहरे सांस देते हैं ऐसे, ठीक है। चिन ऊपर की, आपने मुंह ऊपर किया, नाक बंद की, नाक बंद से निकल जाएगा ना, वरना नाक बंद की, और फिर 2 गहरे सांस। और हमें ये देखना क्या इनके चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है। फिर इसके सीधे बाद हम फिर से अच्छा, आई गेट इट। पहले 30 दफा आपने पुश करना है, उसके बाद 2 सांस देने, उसके बाद दोबारा CPR शुरू करनी है। सो दैट इज द प्रोसेस। अच्छा, ऑलराइट, नाउ तो ये फिर 30 सेकंड करेंगे। अच्छा, अब अब्दुल्ला ऐसे करेंगे, मैं आपके साथ मिलकर ऐसे करवाऊंगा। आप जरा सांस रेस्पिरेटरी एग्जैक्टली तो हम शुरू से करते हैं, सिस्टम में मदद करें। हाँ, एग्जैक्टली तो हमने पहले इस आदमी को देखा, ये हमें बेहोश लग रहा है। इनकी अच्छा, हमने पल्स चेक की, पल्स हमें नहीं महसूस और हमें पहले से देखना है क्या इनकी बेहोशी का आलम क्या है। तो पहले हम थोड़ा इनको चेक करेंगे, अंकल क्या आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही है, ठीक है। हमने पल्स चेक किया। अच्छा, पल्स महसूस नहीं हुआ। अच्छा, फिर हम इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट करेंगे। हाँ, वो कर दिया हमने, वो कर दिया। फिर हमें सीधा कंप्रेशंस पे हमने शुरू करना है। तो कैसे करेंगे? हमने सीधा हाथ अपना रखा यहाँ पे, नीचे की हड्डी, नीचे की हड्डी किधर? ये जी, हमारे हाथ की नीचे की हड्डी, और यहाँ पे बिल्कुल सीने के ऊपर, या सीने की हड्डी के ऊपर हम हाथ लगाएंगे, फिर उल्टा हाथ ऊपर लगाएंगे, फिर हम एल्बोज लॉक करेंगे और फिर एग्जैक्टली 30 शोल्डर्स से प्रेशर है। एग्जैक्टली 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। और आसानी हो जाती है जब 2 लोग साथ मिलकर कर रहे हैं। और फिर आपने जल्दी से सांस लिया इनको। All right, and then again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। Brilliant. So ये 30 ये 1 मिनट तक कर सकते हैं। कितने साइकिल्स होंगे इसके तकरीबन? हम ये करते जाएंगे। अच्छा, ये करते जाएंगे जब तक इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज नहीं आए। अच्छा, ओके, आई एम वेरी इंट्रीग कि ये तो हम एक अडल्ट की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए भी यही तरीका है? एक अलग सा तरीका है, कॉन्सेप्ट यही है, फिजियोलॉजी वही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग सा है। इसका तरीका होता है ज़्यादातर उंगली के साथ करते हैं, या डिपेंड करता है बच्चे की क्या उम्र है या बच्चे की साइज है। जाहिर है वो छोटा सा बच्चा होगा, उसमें तो लेकिन उनके ऊपर भी यही जैसे कोर्स हम करते हैं, और ये भी एक इसी के साथ भी सर्टिफिकेशन। डॉक्टर हाशमी, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई है। जब आपको बताएंगे, हमने पूछना है आपसे ये है कि जो बड़े या बच्चे चोक कर जाते हैं जी, उनको किस तरह से ट्रीट करना है फॉर द नेक्स्ट टाइम। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक दफा फिर हम आपको आफ्टर द ब्रेक याद दिलाएंगे कि एक्चुअली किस तरह करना है, एंड वी आर गोइंग टू पुट दिस अप ऑन ट्विटर एंड फेसबुक, ताकि आप बार-बार इसको देखें। यू शुड नो हाउ टू गिव फर्स्ट एड। आई लर्नड समथिंग वेरी प्रोडक्टिव टुडे। अच्छा जी, मूविंग ऑन, एक चीज जो कि मैं बड़ी इंट्रीग हुई कि ये भी देखें जरा क्या होना स्टार्ट हो गया। टैबू जो है अब टैबू नहीं रहे, टैबूज जो हैं अब टैबू नहीं रहे। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद रवा साल जून में लाहौर के अलहमरा में होगा। अंदाजा करें, वी कुड नेवर इवन, फिल्म फेस्टिवल ही सोचना बड़ा एक अजीबोगरीब बात थी, लेकिन अब आप देखें ट्रांसजेंडर फिल्म फेस्टिवल है। और ये जी ट्रांसजेंडर्स के सरबराह आसिफ शहजाद के मुताबिक ट्रांसजेंडर्स फिल्म फेस्टिवल के लिए दुनिया भर से एंट्रीज जो है वो मंगवाई गई हैं, और फिल्म फेस्टिवल में ख्वाजा सराओं के हकूक़, उनके मसाइल, मुश्किलात और मुख्तलिफ शोबों में उनकी कामयाबियों के मौजू पर बनाई गई शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में शामिल की जाएंगी। And honestly, I'm really looking forward to it. This is so interesting. It's a different perspective.
क्योंकि अक्सर ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए अगर जो बाकी लोग होते हैं, जो सोशल वर्कर्स होते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर्स देमसेल्व्स अब अपने लिए काम कर रहे हैं एंड दे आर सो टैलेंटेड, सो दैट्स गुड। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि सीरियन पे आई जस्ट वॉच्ड पीस, और कोलंबिया के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त तहरीर लिखी, ओपिनियन पीस लिखा, जिसमें कहा गया कि ट्रांसजेंडर के राइट्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं कंपेयर टू द यूएस। सो यस वी आर प्रोग्रेसिंग। एग्जैक्टली, मुझे भी यही फील होता है, ऑल्दो मैंने इतना कंपैरिजन नहीं किया, बट समबडी हैड सेड इट कि हम काफ़ी आगे निकल गए एंड वी आर रियली उनको इन द फोल्ड ऑफ द रेस्ट ऑफ द नॉर्मल वर्ल्ड, जो पाकिस्तान में आम काम शाम चल रहे होते हैं, जो जॉब्स होती हैं, उनमें लाया जा रहा है, which is so good. It's a start. और इंशाल्लाह अभी आगे बढ़ेंगे और हम सानेहा साहिवाल की तफ्तीश के हवाले से बात करेंगे। सानेहा साहिवाल की तफ्तीश करने वाली JIT क्या काम कर रही है? लाहौर हाई कोर्ट ने भी तशवीश का इजहार कर दिया है। सानेहा साहिवाल से मुताल्लिक JIT के सरबराह ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश कर दी। चीफ जस्टिस बाना शमीम ने रिमार्क्स में बताया कि कौन CTT को बताता है या भेजता है कि जाकर ऑपरेशन करें। अगर किसी ने रिकॉर्ड में तब्दीली की कोशिश की तो आप सब जेल में होंगे। हुकूमत को बताएं कि इस मामले को हल करना किसकी जिम्मेदारी। और आपको ये भी बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाज़ उल हसन चौहान ने कहा था कि लवाहिकीन की वज़ीर आला से मुलाकात कराई जाएगी, ताहम इसके बजाय JIT से मकतूल खलील के अहले खाना की मुलाकात कराई गई। जीशान के अहले खाना को नज़रअंदाज कर दिया गया। खलील के भाई जलील का कहना था कि किसी पेशरफ्त के बाद ही बता सकेंगे कि हम मुतमईन हैं या नहीं। कोई प्रेशर नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। जो गवर्नमेंट में और हमें खला था, वो थोड़ा सा कोई किरण नज़र आई है। यकीन दहानी कराई गई है कि आपको इंसाफ मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो फिर हम जुडिशल कमीशन की तरफ जाएंगे। अगर फिर भी ना कुछ हुआ फिर हम सड़कों पर जाएंगे। जलील के वकील एहतशाम अमीरुद्दीन का कहना था कि जिम्मेदारान को सजा ना मिली तो इक़दामात का फ़ायदा नहीं होगा। जमील साहब और जलील साहब का फैसला है कि हम कल 1 बजे जो हेड हैं एजाज शाह साहब JIT के, वहाँ पर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। एविडेंस जो उन्होंने गैदर किया, जो वो क्लेम करते हैं इस वक्त सर्कमस्टांशियल एविडेंस, आई विटनेसेस जो चश्मदीद गवाहें, वो सारा ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामिन करेंगे, और फिर अगर इनकी तसल्ली होती है और इनका ट्रस्ट डेफिसिट नहीं रहता है JIT के हवाले से, तो फिर ये अपने बयान JIT को रिकॉर्ड कराएंगे। JIT की परफॉर्मेंस लवाहिकीन से लेकर अदालत तक कोई मुतमईन नहीं, लेकिन हुकूमत है कि अदालती कमीशन के ऐलान से ही फिर गई है। इंसाफ अगर हो भी रहा है तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस पर ज़रा हम तफसीलन बात भी करना चाहेंगे, मौक़िफ़ भी लेना चाहेंगे। मकतूल खलील के भाई जलील के वकील बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों से मुज़ाकरात के बाद क्या आपके मौक्किल राज़ी हैं कि जुडिशल कमीशन के बगैर ही काम चल सकता है? और इसके अलावा भी कुछ मुतालबात थे, उनका क्या हुआ? उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जितने भी एविडेंस, इंपॉर्टेंट एविडेंस थे, फोरेंसिक, साइंटिफिक और आई विटनेसेस के, वो सारे उन्होंने कलेक्ट किए हैं। और उन्होंने कहा है कि हम JIT ने जितने भी एविडेंसेस ये कलेक्ट किए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। और फिर अगर आपकी तसल्ली होती है तो उसके बाद आप अपने बयान JIT में कलमबंद करवाइए। तो इस हद तक तो वो राज़ी हैं। लेकिन जुडिशल कमीशन के मुतालबे का जहाँ तक ताल्लुक है, उसका फाइनल फैसला होगा तब जबकि JIT की तफ्तीश मुकम्मल होगी, कंक्लूड होगी। जो पहली झूठी FIR CTD की तरफ से दर्ज की गई थी, अगर तो वो ख़त्म नहीं की जाती तो यकीनन फिर जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो है वो अपनी जगह पर रहेगा। और अगर वो हुकूमत ने पूरा ना किया, क्योंकि हुकूमत का सवाबदीद है, तो इन लोगों का ये कहना है कि अच्छा, एहतशाम भी बताएगा कि हुकूमत की यकीन दहानियों के बाद भी आप लोग लाहौर हाई कोर्ट में केस जारी रखेंगे या इसे ख़त्म करने का ऑप्शन अब खुल गया है? नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में तो केस बिल्कुल जारी रहेगा जी, बिकॉज दैट इज़ अ पैरेलल प्रोसीडिंग्स जो कि चल रही हैं। और पंजाब हुकूमत जो है उसने JIT की हद तक अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई है कि JIT इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए इन्वेस्टिगेशन को मेरिट्स पे उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। और जो हाई कोर्ट में हमारी पिटिशन है वो जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से है। और अगर सानेहा मॉडल टाउन पर जुडिशल कमीशन बन सकता है, जहाँ पर 10 लोग शहीद हुए थे और उसके बाद एक
वन मैन ट्रिब्यूनल के ज़रिए से फैक्ट फाइंडिंग की गई थी, तो सानिया साहिवाल भी कोई छोटा सानिया नहीं है, और 3 मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप को, उनकी बड़ी बहन को बेदर्दी से गोलियां मार के कत्ल किया गया। तो मैं समझता हूँ इस पर भी जुडिशल कमीशन बन सकता है, लेकिन अगर JIT और गवर्नमेंट की हद तक इंसाफ मिलता है तो ये लोग देखिए, इन लोगों को तो इंसाफ चाहिए, तो फिर हो सकता है कि जुडिशल कमीशन के मुतालबे तक ना जाएं, लेकिन इस करने का वक्त अभी नहीं आया। अच्छा एहतशाम, ये भी बताइएगा कि जलील साहब ने कुछ अरसा पहले ये शिकायत भी की थी कि उन्हें धमकाया जा रहा है, क्या ये सिलसिला रुक गया, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, और अदालत पे ये बात लाई गई या नहीं? जलील साहब ने कभी भी ये शिकायत नहीं की थी कि उन्हें धमकाया जा रहा है। उन्होंने जो वकील पहले किए थे शहबाज बुखारी साहब, ये उनकी शिकायत थी कि उन्हें धमकाया जा रहा है, और जलील साहब ने कहा कि मुझे कभी किसी किस्म की कोई ऐसी कॉल नहीं आई जिसमें मुझे धमकाया गया हो, बल्कि जो वकील शहबाज बुखारी थे उन्होंने तब्दील ही इस वजह से की है कि उन्होंने कहा कि जब हमें नहीं आई तो फिर इन्हें कैसे आ सकती है। ऑल राइट वी अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मकतूल खलील के भाई जलील के वकील बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। और चलें, एक बात की ज़रा क्लैरिफिकेशन हो गई कि खलील के भाई को कभी, जलील साहब को कभी कोई धमकाने की या धमकी आमेज कॉल, और इसीलिए हमने पूछा भी था कि क्लैरिटी आ जाए। अच्छा जी, मूव ऑन, और सोचा हर चीज़ CPR भी हमने आज आपको, आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, कश्मीर डे भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई ज़रा लाइटर एक चीज़ हो जाए। अब इसको लाइटर समझे या हैवियर समझे वो तो आप पे ही है, लेकिन कमाल की ये चीज़ है। लेकिन अगर हैवियर खाया हो तो फिर लाइटर कर सकता है अगर खाया। मैं जब बात स्टार्ट कर चुकी थी अच्छा जी, अचार सिर्फ यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के खानों का लाजमी हिस्सा नहीं है, बल्कि तुर्की में भी अचार खाने वालों की कमी नहीं, और तुर्क अचार को लाजमी दस्तरखान पर रखते हैं। मगर तुर्क अचार से एक और काम भी लेते हैं जो कि हमें शायद नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है, और वो जी है सर दर्द के इलाज का। और तुर्की के अक्सर इलाकों में अचार के पानी को शदीद सर दर्द का फौरी और कुदरती इलाज तस्वुर किया जाता है। माइग्रेन की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। भाई लोग, आपको पता है माइग्रेन के लिए क्या क्या जतन नहीं करते, लेकिन कमाल है क्योंकि अचार मादनी अज्जा से भरपूर होता है। तुर्की में अचार को तुरशू कहा जाता है, जैसे खट्टा, तुर्श से, यानी कि तुर्श से निकला है, यानी खट्टी चीज। बकौल तुर्कों के चुकंदर, आलू बुखारा, गोभी, मिर्च, गाजर, भिंडी, खीरा, ये इन सारी चीजों के अचार बन जाते हैं। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। जल्दी से आपको बताना चाहते हैं कि हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा बनाने चली है, लेकिन नए सूबे का सेक्रेटेरिएट कहां बनेगा? पार्टी के 2 बड़े रहनुमा आमने सामने आ गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और जनूबी पंजाब का उस्मान बुज़दार से जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सेक्रेटेरिएट बनाने की जगह का तयन नहीं किया जा सका है। शायद इसकी वजह यह है कि मुल्तान शहर के इंतखाब पर ही हुक्मरान जमात में इख्तलाफात हैं। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत की तरह तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शाह महमूद कुरैशी भी मुल्तान के हक में, लेकिन जाहिर है उनका जहांगीर तरीन साहब का शहर मुल्तान नहीं है, वो अपने शहर लोधरा में सेक्रेटेरिएट बनाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब बिल्कुल आपको ये भी बता दें कि दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा ताहिर बशीर चीमा अपने शहर बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनवाने के हामी हैं, और इस सारे मामले में जनूबी पंजाब सूबा महाज की राय भी अहम है, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं और नए सूबे की शर्त पर ही हुकूमत के साथ आए थे। आपको ये सारी चीजें याद होंगी। कहीं बहावलपुर एंड मुल्तान के बीच हो सकता है ना? हाँ, और मतलब साउथ पंजाब की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, रहनुमा तहरीक इंसाफ मलिक आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब शुक्रिया आपका। डोगर साहब, वजीर आला कहते हैं कि जनूबी पंजाब सूबे का सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनेगा, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को लोधरा ज्यादा मुनासिब लगता है कि पार्टी या हुकूमत ने पहले से कुछ तय नहीं किया था? दोनों रहनुमा अलग अलग बात कर रहे हैं। वो तमाम लवाजमात जो किसी भी बड़े शहर में चाहिए होते हैं कैपिटल बनने के लिए, वो मुल्तान में अवेलेबल हैं। तो ये लेकिन ऐसा नहीं कि ये फ़ैसला हम खुदा न खास्ता किसी के ऊपर हम मुसल्लत करना चाहते हैं। इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का क़याम की जगह का जब भी फ़ैसला हो, जनूबी तमाम स्टेक्स होल्डर को बुलाकर मुशावरत से किया जाए, क्योंकि जो बहावलपुर के हमारे दोस्त हैं उनका अपना एक मौक़िफ़ है बहावलपुर सूबे के हवाले से, और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि बहावलपुर में भी। अच्छा डोगर साहब जी, डोगर साहब ये भी बताइए, जनूबी पंजाब का वादा तो पहले 100 दिन का था, लेकिन अभी तक इस जानिब कोई ठोस पेशरफ नजर नहीं आई। क्या वजह है इसकी? कोई संजीदा क्यों नहीं है इस पे?
देखें, ये ठोस और संजीदा पेशरफ्त है सिविल सेक्रेटेरिएट बनाने की। दूसरा, एक और ठोस पेशरफ्त हो रही है कि हम इस साल का जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है जो पंजाब का और जो मरकज़ का बन रहा है, उसमें हम जनूबी पंजाब को एक बहुत बड़ा शेयर देने जा रहे हैं और ये तस्लीम करने जा रहे हैं कि जनूबी पंजाब की एक अलग हैसियत है और वहाँ की पसमानदगी और गुर्बत और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि उसको बतौर सूबा ट्रीट किया जाए, कि वो एज ए सूबा हम उसको देखें और उसको उसके वसाइल, उसकी आबादी और उसकी पसमानदगी वहाँ की डिमांड के मुताबिक दें। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी अवाम मना रहे हैं। हमारे दिल कश्मीरियों के साथ यूं ही धड़कते रहेंगे। हम आपसे मुलाकात करेंगे।